हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर लोकतांत्रिक पुनरुत्थान के बारे में। इसमें हम चर्चा करेंगे भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में, आपातकाल के बारे में, लोकतंत्रीय अभ्युत्थान के बारे में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। बात करें भारतीय राजनीतिक विचारकों की यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन तीनों का नाम विशेष रूप से लिया जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति और समग्र क्रांति लाने के अकेले व्यक्ति माने जाते हैं। राम मनोहर लोहिया नवीन समाजवाद के सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ, 8 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु हुई। विशेष पहचान है इनका योगदान क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, साम्यवादी समाजवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया, संपूर्ण क्रांति की इन्होंने बात करी, ये इनके योगदान है। उपलब्धियां क्या है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1965 में इनको मिला लोक सेवा के तहत, भारत रत्न 1999 मरणोपरांत। परिचय दें तो जेपी या लोकनायक के रूप में लोकप्रिय। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने बिहार नेशनल कॉलेज छोड़ बिहार विद्यापीठ में गए। जर्मनी में उनकी पीएचडी शोध का शीर्षक नमक और सत्याग्रह था। जेपी मार्क्सवादी के रूप में 1929 के अंत में भारत लौटे। वह 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। 1932 सवर्ण अवज्ञा के लिए नासिक जेल में उनकी मुलाकात राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता और अन्य राष्ट्रीय नेताओं से हुई। रिहाई के बाद कांग्रेस के भीतर आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी का गठन किया गया। 1929 कांग्रेस, 1934 से 1948 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, 1948 से 1952 सोशलिस्ट पार्टी, 1952 से 1972 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो इस तरह ये किस किस साल में किस पार्टी में रहे ये इनका क्रम बताता है। और 1977 से 1980 में जनता पार्टी में ये रहे। स्वतंत्र भारत में इनकी भूमिका 1947 से 1953 जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय रेल कर्मियों की महासंघ के अध्यक्ष थे। 19 अप्रैल 1954 में गया बिहार में उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषणा की। 1957 में उन्होंने राजनीति छोड़ने का निर्णय लिया। जेपी 1960 के दशक के अंत में बिहार की राजनीति में लौटे। जेपी के विचार है प्रबल समर्थक थे ये लोकपाल का कार्यालय, साम्यवादी समाजवाद के सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। भारत समुदायों का एक समाज होना चाहिए। इस प्रकार भारतीय संघवाद में समुदाय, क्षेत्र और राष्ट्र स्तर होने चाहिए इन्होंने बोला था। व्यक्ति, समाज और राज्य का परिवर्तन संपूर्ण क्रांति के माध्यम से होना चाहिए। भारत में परिवर्तन का वास्तविक उत्प्रेरक मनुष्य है। ये सभी इनके प्रबल समर्थक थे। अब संपूर्ण क्रांति के लिए कौन जाना जाता है? संपूर्ण क्रांति के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में। सर्वोदय आंदोलन का शाब्दिक भावनात्मक अर्थ है किसी एक वर्ग विशेष का नहीं अपितु सभी का कल्याण हो। सर्व उदय मतलब सभी का उदय। इसके 5 आधार हैं: जाति रहित और वर्ग रहित समाज की स्थापना, सार्वजनिक क्षेत्र में स्वच्छ एवं कुशल प्रशासन, विकेंद्रीकरण, समस्त शक्ति जनता को प्राप्त होना, अधिकारी वर्ग द्वारा अपने आप को जनता का स्वामी नहीं वरन सेवक समझना। ये सभी इसके पॉइंट्स हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति समग्र क्रांति 5 जून 1974 को गांधी मैदान में। संपूर्ण क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां: शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, कम औद्योगिक विकास, उच्च बेरोजगारी, वस्तुओं की कीमतों में 30% की वृद्धि, सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर रोक, गुजरात और बिहार आंदोलन,
गैर कांग्रेसवाद। तो ये सब इनके मुख्य बिंदु थे, पॉइंट्स थे। बिहार की राजनीति और संपूर्ण सामाजिक न्याय के लिए जेपी का आह्वान और बिहार विधानसभा को भंग करने की मांग। जेपी के नेतृत्व में बिहार छात्र संघ समिति का गठन। बिहार सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए बल का इस्तेमाल किया। 5 जून 1974 को जेपी ने शांतिपूर्ण संपूर्ण क्रांति की घोषणा करी। संपूर्ण क्रांति की बात करें, समग्र क्रांति में उनका आशय व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन, आर्थिक सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना, समाज की बाहरी संरचना में परिवर्तन और मानवीय चेतना में भी परिवर्तन की आवश्यकता, इस पर बल दिया गया। लोकनायक ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। ये लोकनायक ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल होती हैं। कौन कौन सी? पहला उन्होंने बोला राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक। इसको बोले पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, एकेडमिक एंड स्पिरिचुअल। ये सब क्रांतियां शामिल होती है एक क्रांति में। इसका उद्देश्य क्या था क्रांति का? सत्ता पर प्रभावपूर्ण और वास्तविक नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रेस, न्यायपालिका, विपक्ष और बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका होनी चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण, अनीति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना, लोक शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता होनी चाहिए। आगे हम देखें बच्चों, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये बोला था इन्होंने। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, 2 राह समय के रथ को का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। गांधी मैदान में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा काव्य पाठ का गरजते हुए मंचन हुआ। जेपी द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया? 5 जून 1974 को। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा कहां दिया गया? गांधी मैदान में दिया गया, रामलीला मैदान, पटना, बिहार। राम मनोहर लोहिया की बात करें, 23 मार्च 1910 को इनका जन्म होता है और 12 अक्टूबर 1967 को इनकी मृत्यु होती है। इनके बारे में बात करें, परिचय इनका बात करें, उन्होंने भारत में नमक कराधान विषय पर बर्लिन विश्वविद्यालय में अपना पीएचडी 1932 में की। लोहिया कांग्रेस समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक थे। उन्होंने कांग्रेस रेडियो के साथ काम किया जो 1942 तक बंबई के विभिन्न स्थानों से गुप्त रूप से प्रसारित किया गया था। लोहिया की राजनीतिक यात्रा की बात करें, 1934 से 1948 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में थे ये। 1948 से 1952 सोशलिस्ट पार्टी में थे। 1952 से 1955 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में थे। 1956 से 1965 सोशलिस्ट पार्टी। 1965 से 67 संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में थे, यानी कि समाजवाद से ये जुड़े रहे। गैर कांग्रेसवाद की बात करें तो चौथे आम चुनाव के समय जब गैर कांग्रेसी दल एक साथ आए और सत्ता को प्राप्त किया, राम मनोहर लोहिया ने इस गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। लोहिया की ऑब्जर्वेशन क्या थी? एशिया की विशेष परिस्थितियों में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना की कुछ कमजोरियां हैं। राजनीति पर धर्म का विशेष प्रभाव है। जाति और प्रजाति दोनों ही राजनीति को प्रभावित करती हैं। एशियाई देशों में लोकतांत्रिक राजनीति की निश्चित परंपराओं का अभाव है। लोहिया के विचार की बात करें, लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतंत्र के साथ आर्थिक समानता, गांधी की सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा की पद्धति से प्रभावित था।
भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना, नागरिक स्वतंत्रता का मजबूत संरक्षण, विश्व संसद और विश्व सरकार के संगठन का सुझाव दिया गया। पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों प्रणालियां अनुपयुक्त है, ये लोहिया के विचार थे। श्रम शक्ति के पूर्ण उपयोग के लिए मशीनों के स्थान पर छोटी मशीनों के प्रयोग पर तथा कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया। उचित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित साधनों का सहारा लेना चाहिए। जातिगत संघर्ष की तुलना में वर्ग आधारित संघर्ष में आस्था थी। जाति रूढ़िवादी शक्ति का प्रयोग है जो जड़ता को बढ़ावा देता है। वर्ग गत्यात्मक शक्ति का प्रतीक है जो सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है। इन्होंने नवीन समाजवाद की बात करी है। बच्चों, नवीन समाजवाद क्या है? लोहिया के नवीन समाजवाद के 4 मूल आधार थे: समानता, लोकतंत्र, अहिंसा और विकेंद्रीकरण। इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, अहिंसा और डिसेंट्रलाइजेशन। लोहिया के नवीन समाजवाद का मुख्य विशेष मूल आधार है कि विश्व संगठन की स्थापना से ही समाजवाद की स्थापना संभव है। इस प्रकार विश्व बंधुत्व पर आधारित विश्व संगठन उनके समाजवाद का 5वां आधार है। पार्टी का प्रतीक क्या है? कुदाल। प्रयास करने के लिए तैयार, इसका जो अर्थ है वो है प्रयास करने के लिए तैयार। वोट, मतदान की शक्ति। जेल, बलिदान करने की इच्छा। ये देखिए, आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। लोहिया का नवीन समाजवाद क्या कहता है? स्त्री पुरुष की समानता के लिए क्रांति, रंग भेद व प्रजाति भेद पर आधारित राजकीय, आर्थिक और बौद्धिक असमानता के विरुद्ध क्रांति, संस्कारगत जन्मजात जाति प्रथा के विरुद्ध और पिछड़े वर्गों के विशेष अवसर देने के लिए क्रांति। लोहिया का नवीन समाजवाद की स्थापना के लिए मूलभूत आधार, इन्होंने विदेशी गुलामी के विरुद्ध और स्वतंत्रता और लोक राज्य के लिए क्रांति, निजी पूंजी की विषमताओं के विरुद्ध और आर्थिक समानता के लिए और योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए क्रांति की बात की गई है। नवीन समाजवाद की स्थापना के लिए इन्होंने आगे बोला है कि निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के विरुद्ध और लोकतंत्रीय पद्धति के लिए क्रांति, अस्त्र शस्त्र के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए क्रांति, चौब ऊर्जा राजनीति, 4 स्तरीय विकेंद्रीकरण, जिसके 4 बुर्ज होते हैं, 4 पिलर होते हैं, उसके लिए बात की गई है। सभी संसाधन राष्ट्र की संपत्ति हैं, ये बोला है नवीन समाजवाद में। किसानों से किसी प्रकार का कर ना लिया जाए। सहकारी श्रम और ग्राम स्वराज समाजवादी व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है। वह सामंतवादी एवं जमींदारी प्रथा के सख्त खिलाफ थे। नियंत्रण व्यय की सीमा पर होना चाहिए, ना कि केवल आय पर। उत्पादन की प्राथमिकताओं का दृढ़ता से निर्धारण होना चाहिए। खाद्यान्न से प्रारंभ कर उपभोक्ता सामग्री पर बल देना चाहिए। गैर कांग्रेसवाद ने कांग्रेस के आधिपत्य को कब प्रभावित किया? चौथे आम चुनाव के दौरान। यदि साम्यवादी समाजवाद जेपी के लिए है तो लोहिया के लिए क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद, नवीन समाजवाद जिसे बोलते हैं। अब दीनदयाल उपाध्याय की बात करें। 25 सितंबर 1916 को जन्म हुआ, 11 फरवरी 1968 को इनकी मृत्यु हुई। इनकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्रशासनिक परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए, लेकिन उसे त्याग दिया सिविल सर्विसेज में। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान संघ के माध्यम से ही वह राजनीति में आए। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कई लेख लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। आरएसएस से भी वह जुड़े। 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और स्वदेश जैसी पत्र पत्रिकाओं के द्वारा हिंदुत्व विचारधारा का प्रचार किया। उन्होंने 1942 में से 1900 आरएसएस में प्रचारक के रूप में पूर्णकालिक काम शुरू किया। ये देखिए किस तरह से आरएसएस में थे। ये शाखा की पिक्चर है।
आरएसएस का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक भारतीय दक्षिणपंथी स्वयंसेवक संगठन है। संघ परिवार अनेक संगठनों का एक बड़ा निकाय है जिसका आरएसएस मूल और नेता है। भारतीय जनसंघ आरएसएस की राजनीतिक शाखा थी। आरएसएस के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। बीजीएस 1951 से 1977 तक अस्तित्व में थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना के समय उत्तर प्रदेश के महासचिव बनाए गए थे। वह 15 साल तक उस पद पर बने रहे। वह दिसंबर 1967 महासचिव बनाए गए और वह 15 साल तक उस पद पर बने रहे। वह दिसंबर 1967 में जनसंघ के अध्यक्ष बने। 1967 के आम चुनावों में जनसंघ को 35 सीटें मिली और वह लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ध्यान रखें कि 1967 में जनसंघ, जो कि आज की बीजेपी है, वो पहले जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। आम चुनावों में जनसंघ को 35 सीटें मिली थी और वह लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। ये ध्यान रखना है बच्चों। दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद की विचारधारा को बात करें। एकात्म मानववाद का दर्शन निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। संपूर्ण की प्रधानता किस चीज पर है? सर्वोदय सभी की प्रगति। सर्वोदय मतलब सभी लोगों की प्रगति पर आधारित है। धर्म की सर्वोच्चता, स्वदेशी भारतीकरण, समाज की स्वायत्तता, ग्राम स्वराज्य, स्वयं शासन। एकात्म मानववाद उपाध्याय का राजनीतिक कार्यक्रम 1965 में जनसंघ के आधिकारिक सिद्धांत के रूप में अपनाया गया था। एकात्म मानववाद दर्शन का इरादा स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुति करना था। इसका उद्देश्य व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए प्रत्येक मानव का गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। यह प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग का समर्थन है। एकात्म मानववाद आध्यात्मिक विकास, मानव के संपूर्ण विकास के लिए मानव रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। यह विविधता को बढ़ावा देता है और इस प्रकार भारत के लिए सबसे उपयुक्त है। उन्होंने वर्ग विहीन, जाति विहीन, संघर्ष मुक्त सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की। उन्होंने पश्चिमी पूंजीवाद, व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद, समाजवाद दोनों का विरोध किया। आंतरिक अंतरात्मा पर अनेक दर्शन का आधार शुद्ध मानव आत्मा को चिट्ठी कहा जाता है। उन्होंने क्या है? आंतरिक अंतरात्मा पर उनके दर्शन का आधार शुद्ध मानव आत्मा को चिट्ठी कहा जाता है। क्वेश्चन आंसर की बात करें। भारत के राजनीतिक दल बीजीएस का पूरा नाम क्या है? भारतीय जनसंघ। संघ परिवार नामक संगठनों के लिए एक बड़े निकाय का मूल और नेता कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। गैर कांग्रेसी दलों के विकास में उपरोक्त तीनों राजनीतिक विचारकों के योगदान का विवेचनात्मक अध्ययन हमने किया। और गृह कार्य के रूप में बच्चों आपने जेपी ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था का सुझाव दिया है? एकात्म मानववाद का दर्शन किस सिद्धांत पर आधारित है? संपूर्ण क्रांति से आप क्या समझते हैं? आरएसएस और बीजीएस का क्या संबंध है? उपरोक्त तीनों राजनीतिक विचारकों के विचारों में क्या समानताएं हैं? 1948 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अलग क्यों हुई? 1934 में बनी समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों के नाम बताइए। लोहिया ने पार्टी के प्रतीकों के रूप में किस महत्व को बल दिया और क्यों? जेपी और लोहिया के समाजवाद में अंतर बताइए। तो इस प्रकार आज की हमारी जो वर्कशीट है वो खत्म होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।